नमस्कार। और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम व्यावसायिक सफलता के वो खास नुस्खे समझने वाले हैं जो करीब 40 बेहतरीन बिजनेस किताबों से लिए गए हैं। सोचिए, लगभग 1000 किताबों को पढ़ के ये 40 चुनी गई हैं। बिल्कुल। और हमारा मकसद इरादा ये है कि इन किताबों के जो मुख्य सिद्धांत हैं, बिजनेस शुरू करने, बेचने, मार्केटिंग और हाँ, सबसे जरूरी पैसे संभालने में, उनको समझें। हाँ, ये तो कमाल है। मतलब हजारों घंटों की पढ़ाई का निचोड़ कुछ ही देर में। एग्जैक्टली। तो हम इसे 4 हिस्सों में देखेंगे। पहला, बिना पूंजी के शुरुआत कैसे हो। दूसरा, किसी को कुछ भी कैसे बेचें। तीसरा, अपने बिजनेस की मार्केटिंग कैसे करें। और चौथा, पैसे को टॉप 1% लोगों की तरह कैसे मैनेज करें। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है। देखिए, ये जो समरी या निचोड़ होता है, ये बहुत काम का हो सकता है, खासकर जब वक्त की कमी हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआती बिंदु है। असली फायदा तो तब है जब इन आइडियाज को आप अपनी सिचुएशन, अपने बिजनेस के हिसाब से सोच समझ कर लागू करें। हर बिजनेस अलग होता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल जो शायद सबके मन में आता है, अरे भाई, बिना पैसे के बिजनेस शुरू कैसे करें? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। हाँ हाँ, हॉट टॉपिक है। तो स्रोत कहता है पहला कदम है अपनी ताकत पहचानना। ये सुनने में शायद थोड़ा घिसा पिटा लगे है ना, कि अपनी ताकत पहचानो। हाँ, लगता तो है। लेकिन अक्सर क्या होता है, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि अपनी कमजोरियों को ठीक करो, उन पर मेहनत करो। जबकि स्ट्रेंथ फाइंडर 2.0 जैसी किताबें क्या कहती हैं जी। कि असली ग्रोथ, असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी जो नेचुरल प्रतिभा है, जो टैलेंट है, उसमें मेहनत का निवेश करते हैं। तब जाकर वो आपकी असली ताकत, स्ट्रेंथ बनती है। अरे वाह, मतलब अपनी ताकत पर फोकस करना 10 गुना ज्यादा कामयाब बना सकता है। हाँ, उनका तो यही दावा है। एक उदाहरण भी दिया है उन्होंने, बड़ा अच्छा। सोचिए, 13 साल का टाइगर वुड्स और एक साधारण शौकिया गोल्फर, दोनों को एक जैसी टॉप क्लास कोचिंग मिले, कौन ज्यादा तेजी से सीखेगा? जाहिर है टाइगर वुड्स, उनकी नेचुरल प्रतिभा जो है। एग्जैक्टली। तो जो काम आपको नहीं आते या जिनमें आप कमजोर हैं, उनका क्या? हाँ, ये सवाल है। उसके लिए दूसरों को ढूंढिए, नेटवर्किंग कीजिए। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल जैसी किताबें यही तो सिखाती हैं। बेसिकली जो आप अच्छे से करते हैं उस पर फोकस करें, बाकी के लिए टीम बनाएं। ये तो हुई स्किल की बात, हुनर की। पर हुनर लगाएं कहाँ? एक दमदार आइडिया कहाँ से आएगा? हाँ, अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर पीटर थील की किताब 0 to 1 का जिक्र आता है। थील आपको पता ही होगा, पेपाल के को फाउंडर। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो कहते हैं कि बड़े बिजनेस आइडिया अक्सर कॉन्ट्रेरियन ट्रूथ, मतलब एक विपरीत सत्य पर टिके होते हैं। विपरीत सत्य, ये क्या चीज है? मतलब भविष्य की कोई ऐसी सच्चाई जिस पर आज ज्यादातर लोग या तो यकीन नहीं करते या जानते ही नहीं। सोचिए ना, जब कीपैड वाले फोन का जमाना था, तब स्टीव जॉब्स ने कहा कि बिना कीपैड वाला फोन चाहिए। हाँ, उस वक्त तो अजीब लगा होगा। बिल्कुल। या उबर ने सोचा कि लोग अजनबियों की गाड़ी में बैठेंगे, या नेटफ्लिक्स ने माना कि लोग घंटों बैठकर टीवी शो देखेंगे। ये सब उस समय बड़े अजीब, कॉन्ट्रेरियन आइडियाज थे। और अगर ऐसे आइडियाज सोचने में दिक्कत हो रही हो तो स्टार्ट विद वाई जैसी किताबें हैं जो आपको सोचने का एक अलग नजरिया दे सकती हैं। लीक से हटकर सोचना जरूरी है, कंपटीशन से बचने के लिए। भले ही शुरू में लोग आपको थोड़ा हटके समझें। ठीक है, तो आइडिया भी आ गया, अपनी ताकत भी पता चल गई। अब अगला कदम? योजना बनाना। हाँ, योजना और उसे परखना। यहाँ बिजनेस मॉडल जनरेशन और द लीन स्टार्टअप के सिद्धांत काम आते हैं। योजना के लिए वो 9 बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला फ्रेमवर्क है ना। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है उसके बारे में। ग्राहक कौन है, आप उन्हें क्या वैल्यू दे रहे हैं, उन तक कैसे पहुंचेंगे, पैसा कैसे कमाएंगे, वगैरह वगैरह। बिल्कुल। स्रोत में टिमीज मेंबरशिप बिल्डर्स का एक उदाहरण भी है, जो यूट्यूबर्स के लिए मेंबरशिप प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। उन्होंने इसी मॉडल पर सोचा। अच्छा, मतलब पूरी योजना बनाना जरूरी है। हाँ, पर साथ ही द लीन स्टार्टअप क्या कहती है कि महीनों लगाकर एक परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने से अच्छा है कि जल्दी से एक न्यूनतम व्यवहार्य उत्पाद, MVP बना लो। MVP, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। हाँ, उसे बनाकर जल्दी से बाजार में टेस्ट करो। कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसा बना दें जो किसी को चाहिए ही नहीं। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। ड्रॉपबॉक्स का उदाहरण याद है? फाउंडर ने प्रोडक्ट बनने से पहले ही एक छोटा सा डेमो वीडियो बनाया था। हाँ हाँ, सुना है। और नतीजा, वेटिंग लिस्ट कुछ ही दिनों में 5000 से 75,000 पहुंच गई। प्रोडक्ट बना भी नहीं था। इसी की दम पर इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया। कमाल है। आजकल तो AI की मदद से MVP बनाना और भी आसान हो गया है। मकसद सिर्फ एक है, असली ग्राहकों से ये साबित करवाना कि आपके आइडिया में दम है।
फंडिंग लेनी हो या बूटस्ट्रैप करना हो, प्रूफ तो चाहिए। सही बात है। तो योजना बन गई, MVP से आइडिया भी टेस्ट हो गया, लेकिन अब आता है सबसे मुश्किल काम, एग्जीक्यूशन, उसको हकीकत में बदलना। यहीं पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। बिल्कुल। आइडिया तो बहुत लोगों के पास होते हैं, एग्जीक्यूशन इज द की। यहाँ द 12-week ईयर किताब का नजरिया बड़ा दिलचस्प है। हाँ, ये मैंने सुना है। वो कहते हैं साल को 12 महीने का नहीं, 12 हफ्तों का मानो। एग्जैक्टली हर 3 महीने को एक पूरा साल समझो। सुनने में अजीब है, पर सोचिए, इससे हर 3 महीने में आपको रिजल्ट देना पड़ेगा। एक अर्जेंसी बनती है। हाँ, इससे काम में तेजी आती है। पार्किंसंस लॉ भी तो यही कहता है ना, काम उतना ही फैलता है जितना उसे करने के लिए टाइम मिलता है। सही कहा। 12 हफ्ते की डेडलाइन होगी तो काम उसी में निपटाने की कोशिश होगी। मतलब साल में 4 बार नई शुरुआत। ये तो बढ़िया तरीका है टालमटोल से बचने का। पर ये तभी काम करेगा जब आप में डिसिप्लिन हो। अगर टालमटोल की आदत ज्यादा है तो फिर एक्सट्रीम ओनरशिप जैसी किताबें हैं जो नेवी सील्स की फिलॉसफी पर बेस्ड हैं, पूरी जिम्मेदारी लेना सिखाती हैं। अच्छा, चलिए, ये तो हुई बिना पैसों के शुरुआत की बात। अब मान लीजिए प्रोडक्ट या सर्विस तैयार है, अगला बड़ा चैलेंज उसे बेचना। ये स्किल तो मतलब जिंदगी भर काम आती है। हाँ बिल्कुल, ये तो हर किसी को आनी चाहिए। तो स्रोत के हिसाब से बेचने का पहला कदम है फ्रेम सेट करना, माहौल बनाना। सही कहा। पर्सुएशन किताब इसी पर जोर देती है। मतलब सीधे अपनी बात कहने से पहले सुनने वाले को मेंटली तैयार करना जरूरी है। किताब में एक सलाहकार का बड़ा मजेदार किस्सा है। लोग हमेशा उनसे डिस्काउंट मांगते थे। अच्छा। तो उन्होंने क्या किया, अपनी फीस बताने से ठीक पहले मजाक में कहते, देखिए मैं इसके लिए $10 लाख तो चार्ज नहीं करूंगा। हा, बढ़िया। इसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं मांगता था। इसे प्राइस एंकरिंग कहते हैं। पहली कीमत एक रेफरेंस पॉइंट बन जाती है। बिल्कुल। और माहौल बनाने में सिर्फ शब्द ही नहीं, आपकी बॉडी लैंग्वेज, जो कहते हैं 55% कम्युनिकेशन है, और आपका पहनावा भी मायने रखता है। हाँ, ये भी है। द आर्ट ऑफ द डील में डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र है। वो रोज 50-100 कॉल्स करते थे, सिर्फ लोगों को टच में रहने के लिए, ताकि जब डील करने का टाइम आए तो रैपो पहले से बना हो। बाप रे, 50-100 कॉल्स रोज। हाँ, आज के जमाने में यही काम सोशल मीडिया पर पर्सनल ब्रांड बनाकर किया जा सकता है। गैरी वाइनरचुक क्रशिंग इट में यही बताते हैं। लोग उनसे बिजनेस करना पसंद करते हैं जिन्हें वो जानते हैं, पसंद करते हैं। सही बात है। तो माहौल बन गया, रिश्ता भी बन गया। अब आता है असली काम, राजी करना, पर्सुएड करना। टू सेल इज ह्यूमन कहती है कि सबसे अच्छा तरीका है प्रोस्पेक्ट, यानी जो खरीदने वाला है उसके नजरिए को समझना। हाँ, एम्पैथी। उनके साथ तालमेल बिठाना। एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र है किताब में। अच्छा कुछ छात्रों को गैस स्टेशन बेचने का रोल प्ले करना था। जी। जिस ग्रुप को कहा गया कि वो खरीदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, उन्होंने सबसे ज्यादा सफल सौदे किए। अरे वाह। ये दिखाता है कि सिर्फ अपनी रट लगाने के बजाय सामने वाले की दुनिया समझना कितना जरूरी है। यहीं पर पिच एनीथिंग किताब चेतावनी देती है। ज्यादातर लोग पिच करते वक्त यही गलती करते हैं। वो ये सोचते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, ना कि ग्राहक क्या सोच रहा है। तो जब आप सामने वाले को समझने लगते हैं तो क्या बातचीत को एक तरह के सहयोग, कोलैबोरेशन में बदला जा सकता है? बिल्कुल। नेवर स्प्लिट द डिफरेंस, जो एक FBI नेगोशिएटर ने लिखी है, यही सिखाती है। इसका तरीका है कैलिब्रेटेड प्रश्न पूछना। कैलिब्रेटेड प्रश्न, ये क्या होता है? ये सवाल आमतौर पर क्या या कैसे से शुरू होते हैं, और सबसे पावरफुल सवाल है, मैं ये कैसे कर सकता हूं, या हम ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, उदाहरण, मान लीजिए मकान मालिक किराया $1500 से $1700 करना चाहता है। आप क्या कहेंगी? मैं शायद कहूंगी कि ये ज्यादा है, मैं नहीं दे सकती। हाँ, वो तो टकराव हो गया। कैलिब्रेटेड सवाल होगा, लगता है आप मानते हैं कि आपकी घर की वैल्यू बढ़ गई है, जो शायद सही भी हो, पर जब मैं मुश्किल से $1500 ही मैनेज कर पा रहा हूं तो मैं $1700 महीने का कैसे दे पाऊंगा? इसे बिना गुस्सा दिखाए विनम्रता से पूछना है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे सामने वाला सोचने पर मजबूर होता है। हो सकता है वो कोई बीच का रास्ता निकाले या किराया कम कर दे। उनकी प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम मत बनने दीजिए। समझ गई, ये बढ़िया टिप है। और हाँ, अच्छे सवाल पूछने की कला बेटर स्मॉल टॉक जैसी किताबों से भी सीखी जा सकती है। बिल्कुल। और आखिर में सौदा पक्का करना। ऑब्जेक्शंस किताब का निचोड़ क्या है? किसी भी सेल्स बातचीत को बिना किसी ठोस अगले कदम के खत्म मत करो। एक छोटा सा कमिटमेंट, माइक्रो कमिटमेंट जरूर लो। जैसे मीटिंग का पक्का टाइम और डेट। एग्जैक्टली। और आपत्तियों के लिए तैयार रहो। कोई कहे मैं अभी बिजी हूं, तो आप क्या कह सकती हो?
मैं कह सकती हूँ कोई बात नहीं, मेरा भी हफ्ता काफी व्यस्त लग रहा है। ऐसा करते हैं, कहीं मौका चूक ना जाए, हम अभी मीटिंग का टाइम फिक्स कर लेते हैं। क्या शुक्रवार 3-3:30 बजे आपके लिए ठीक रहेगा? परफेक्ट। इससे हाँ कहना आसान हो जाता है। और हाँ, थोड़ा करिश्मा भी चाहिए होता है, जो द करिश्मा मिथ कहती है कि सीखा जा सकता है। वाह, बेचने के भी कितने पहलू हैं। बिल्कुल। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मार्केटिंग। दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट भी बेकार है अगर किसी को पता ही ना चले। सही बात है। तो मार्केटिंग का पहला कदम स्रोत के अनुसार क्या है? अपनी यूएसपी तय करना। यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। हाँ, मतलब आप में ऐसा क्या खास है जो औरों में नहीं? पर्पल काउ किताब इसी पर है, सेठ गोर्डन की। वो पारंपरिक 5P प्रोडक्ट, पोजिशनिंग, प्राइसिंग, पब्लिसिटी, प्रमोशन के साथ एक छठा पी जोड़ते हैं, पर्पल काउ। पर्पल काउ मतलब बैंगनी गाय। हाँ, सोचिए आप सड़क पर जा रहे हैं, भूरी गायें दिख रही हैं, नॉर्मल है। पर अचानक एक बैंगनी गाय दिख जाए तो? अरे, मैं तो रुक जाऊंगी, फोटो लूंगी, सबको बताऊंगी। एग्जैक्टली। अपने बिजनेस को वैसा ही बनाओ, इतना अनोखा, इतना रिमार्केबल कि लोग खुद ब खुद उसके बारे में बात करें। वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग। आजकल कई रेस्टोरेंट्स यही तो कर रहे हैं। टिकटॉक, यूट्यूब पर अजीबो गरीब डिशेस बनाकर वायरल हो रहे हैं। वो अपनी पर्पल काउ क्रिएट कर रहे हैं। बिल्कुल। वायरल कंटेंट कैसे बनाना है, इस पर यूट्यूब सीक्रेट्स जैसी किताबें और भी आइडिया दे सकती हैं। लेकिन कुछ अनोखा बनाने से पहले ये जानना जरूरी है कि लोग चाहते क्या हैं। हाँ, ये कैसे पता चलेगा? यही आता है दूसरा कदम, असली दुनिया से डेटा इकट्ठा करना। द मॉम टेस्ट किताब एक आम गलती बताती है, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से सीधे मत पूछो मेरा आइडिया कैसा लगा। क्यों? वो तो तारीफ ही करेंगे शायद। एग्जैक्टली, वो सच नहीं बोलेंगे आपका दिल रखने के लिए। इसके बजाय उनकी जीवन के उन हिस्सों के बारे में पूछो जो आपके बिजनेस आइडिया से जुड़े हैं। जैसे? मान लो आप ऑनलाइन पियानो कोर्स बना रहे हो, तो दोस्तों से ये मत पूछो कि आइडिया अच्छा है या नहीं। पूछो, क्या तुमने कभी पियानो सीखने की कोशिश की? शुरू में क्या दिक्कतें आईं? क्या तरीके अपनाए? उन तरीकों में क्या पसंद नहीं आया? अच्छा, इससे असली प्रॉब्लम पता चलेगी। बिल्कुल। इससे आपको सच्ची काम की जानकारी मिलेगी। आप समझ पाओगे कि बाजार में कहाँ गैप है, कहाँ असली ज़रूरत है, जिसे ब्लू ओशंस कहते हैं, ऐसी जगह जहाँ कंपटीशन कम हो और मांग ज़्यादा। समझ गई। जानकारी मिल गई, अनोखापन भी आ गया। अब तीसरा कदम, ब्रांड का मैसेज, कहानी बनाना। हाँ, बिल्डिंग अ स्टोरी ब्रांड इसी पर है। लोग फैक्ट से नहीं, कहानियों से जुड़ते हैं। अपनी मार्केटिंग में एक कहानी का ढांचा इस्तेमाल करो। कहानी का ढांचा कैसा? कहानी का हीरो आपका ग्राहक है। बताओ कि वो क्या पाना चाहता है, पैसा, रिश्ते, सेहत, कुछ भी। फिर बताओ कि उसके रास्ते में क्या रुकावट है, प्रॉब्लम। आपका प्रोडक्ट या बिजनेस यहाँ गाइड है जो हीरो की मदद करता है। अच्छा, हम हीरो नहीं, गाइड हैं। हाँ, अपनी पिछली सक्सेस स्टोरी सुनाओ, टेस्टिमोनियल दिखाओ, भरोसा बनाओ। और ये कहानी लोगों तक पहुंचाने के लिए लिखना भी तो आना चाहिए। उसके लिए कॉपीराइटिंग सीक्रेट्स जैसी किताबें हैं। मूल मंत्र यही है, अपनी मार्केटिंग में ग्राहक को हीरो बनाओ। ये हीरो की जर्नी वाला फॉर्मूला फिल्मों में हिट है, तो मार्केटिंग में क्यों नहीं चलेगा? सही है। अब ग्राहक आ गए, कहानी भी हिट हो गई। चौथा कदम? उनसे और बिजनेस लेना, अपसेल करना। .com सीक्रेट सिखाती है कि कैसे एक वैल्यू लैडर यानी मूल्य की सीढ़ी बनाई जाए। वैल्यू लैडर? हाँ, मौजूदा ग्राहकों को धीरे धीरे ज्यादा कीमत वाला प्रोडक्ट या सर्विस बेचना आसान होता है। वो आप पर भरोसा करते हैं। एक्सपर्ट सीक्रेट्स में इसके बारे में बताया गया है। और मार्केटिंग का पांचवा और आखिरी कदम? मांग बढ़ाना। जब आपके पास डिमांड अच्छी हो तो सबको बेचने के बजाय सप्लाई कम करके या लिमिटेड दिखाकर कीमत बढ़ा सकते हो। इसे ओवर सब्सक्राइब कहते हैं। जैसे रोलेक्स घड़ियां? परफेक्ट उदाहरण। वेटिंग लिस्ट होती है, सबको मिलती नहीं। इससे खास होने का एहसास होता है। कंपटीशन कम, प्राइसिंग पावर ज्यादा। और हाँ, ये भी जरूरी है कि आपकी वेबसाइट या ऐप इस्तेमाल करना एकदम आसान हो। डोंट मेक मी थिंक का सिद्धांत। वाह, मार्केटिंग के भी क्या गहरे नुस्खे हैं। अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, पैसे का मैनेजमेंट, वो भी टॉप 1% की तरह। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आपको पता है, एक स्टडी बताती है कि अमेरिका में $1 लाख सालाना से ज्यादा कमाने वालों में से भी 3 में से 1 पेचेक टू पेचेक जीता है। सच में? इतनी कमाई के बाद भी? हाँ, इसलिए पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे संभालना भी आना चाहिए। पहला कदम, जैसा द टोटल मनी मेकओवर सिखाती है, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन पर कड़ी नजर रखना है। अपने नंबर्स पता होने चाहिए। मतलब कितना आ रहा है, कितना जा रहा है, कहाँ जा रहा है। बिल्कुल।
पैसे के मामले में आलस करना फिजिकल आलस से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका पता तब चलता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक सवाल है जो खुद से पूछना चाहिए, अगर कल से सारी कमाई बंद हो जाए तो क्या बिजनेस कम से कम 3 महीने चल सकता है? हाँ, ये एसिड टेस्ट है। अगर जवाब नहीं है तो फॉरेन फाइनेंस ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, दूसरा कदम। हमेशा प्रॉफिटेबल बने रहना। प्रॉफिट फर्स्ट किताब एक बहुत बड़ी गलती बताती है। ज्यादातर बिजनेस कैश हंग्री बीस्ट बन जाते हैं। कैश हंग्री बीस्ट मतलब सारा पैसा वापस बिजनेस बढ़ाने में लगाते रहते हैं, सोचते हैं बड़े होके प्रॉफिट कमा लेंगे, लेकिन इससे खर्चे बेतहाशा बढ़ जाते हैं, वो दिन कभी आता ही नहीं। प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ये दो अलग चीजें हैं। तो इसका हल क्या है? फॉर्मूला उल्टाना होगा। आमतौर पे क्या होता है, सेल्स एक्सपेंस इज इक्वल टू प्रॉफिट। हाँ। प्रॉफिट फर्स्ट कहती है सेल्स प्रॉफिट इक्वल टू एक्सपेंस। अच्छा, मतलब हर बिक्री का एक हिस्सा, चाहे छोटा ही सही, पहले ही प्रॉफिट के लिए अलग रख दो। अब जो बचा उसी से खर्च चलाओ। इससे बिजनेस को कम में ज्यादा करने की आदत पड़ती है, फालतू खर्च अपने आप कट जाते हैं। ये तो कमाल का आइडिया है। तीसरा कदम, टैक्स की सही प्लानिंग। टैक्स फ्री वेल्थ जैसी किताबें बताती हैं कि टैक्स कानून अक्सर टैक्स लेने से ज्यादा टैक्स बचाने और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के बारे में होते हैं। कहते हैं अमेरिकी टैक्स कोड का 99.5% हिस्सा टैक्स बचाने पर है। अरे वाह। हाँ, क्योंकि सरकारें चाहती हैं कि पैसा इकोनॉमी में लगे, घूमे। तो एक अच्छा अकाउंटेंट बहुत जरूरी है जो आपको कानूनी तौर पर टैक्स बचाने के सारे तरीके बता सके। बिल्कुल। चौथा कदम, अपना गेम खेलना। दूसरों की देखा देखी या भावनाओं में बहकर फैसले ना लेना। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्रेहम की क्लासिक किताब है, यही सिखाती है। वॉरेन बफेट के गुरु। हाँ, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट के फैसले डेटा पर आधारित होने चाहिए, ना कि बाजार के शोर या मिस्टर मार्केट की राय पर। मिस्टर मार्केट। हाँ, ग्रेहम का एक कॉन्सेप्ट है। मान लो आपका एक बिजनेस पार्टनर है मिस्टर मार्केट। वो रोज आपके पास आता है और आपके बिजनेस की एक कीमत बताता है, कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, एकदम मूडी है। क्या आप उसकी रोज बदलती राय के आधार पर अपना बिजनेस खरीदेंगे या बेचेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तो अपनी समझ से वैल्यू तय करूंगी। एग्जैक्टली। यही एक समझदार इन्वेस्टर या व्यवसायी करता है। लॉजिकल रहो, इमोशनल नहीं। सही है। और पांचवा कदम, जोखिम कम करना, रिस्क मैनेजमेंट। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो डैनियल कहनेमन की किताब है। वो बताती है कि हमारे दिमाग के 2 सिस्टम हैं। सिस्टम 1 तेज, इंट्यूटिव, और सिस्टम 2 धीमा, एनालिटिकल। हाँ, सुना है इसके बारे में। बिजनेस शुरू करते समय तेज सोचना सिस्टम 1 और रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है थोड़ा धीमा होना सिस्टम 2। सोच समझकर गैर जरूरी जोखिमों से बचना समझदारी है। स्रोत के लेखक ने कई करोड़पतियों को सब कुछ खोते देखा है क्योंकि वो सही टाइम पर धीमे नहीं हुए। ओहो। एक पहेली है, एक बल्ला और गेंद $1.10 के हैं। बल्ला गेंद से $1 महंगा है। गेंद कितने की है? अ, 10 सेंट की। ज्यादातर लोग यही कहते हैं। यह है सिस्टम 1 का जवाब। अब सिस्टम 2 से सोचो। ओके, अगर गेंद 5 सेंट की हो तो बल्ला $1.05 का होगा। हाँ, दोनों मिलकर 1.10, तो गेंद 5 सेंट की है। देखा, जल्दबाजी में निष्कर्ष पर कूदने से बचना जरूरी है, खासकर जब दांव बड़ा हो। समझ गए। अच्छा, स्रोत में 5 और किताबों का भी जिक्र था जो इन कैटेगरीज में फिट नहीं होती, पर शायद गहरी रुचि रखने वालों के लिए काम की हों। हाँ, बिल्कुल। तो ये थी एक तरह से 40 व्यावसायिक किताबों के ज्ञान की तेज लेकिन गहरी यात्रा। मुख्य बातें क्या रहीं? अपनी ताकत पर फोकस करो, हटकर सोचो, प्लान बनाओ और जल्दी टेस्ट करो। ग्राहक को समझकर बेचो, कुछ अनोखा बनाकर मार्केटिंग करो, और हाँ, पैसे को अनुशासन से संभालो। बिल्कुल, लेकिन फिर वही बात, ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, आइडियाज हैं। असली वैल्यू तब है जब आप इन्हें अपनी सिचुएशन में सोच समझकर क्रिटिकली अप्लाई करें। सही कहा, हर किसी का रास्ता अलग होता है। हाँ, और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हाँ, जरूर। इतनी सारी स्ट्रैटेजी, इतनी सारी किताबों के बावजूद वो कौन सा एक सबसे बेसिक, सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाने वाला सिद्धांत है जिस पर ज्यादातर नए एंटरप्रेन्योर ठोकर खा जाते हैं? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा, ये आपको इन किताबों से भी आगे सोचने की प्रेरणा देगा। आज के लिए इतना ही। बिल्कुल, धन्यवाद।